हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। 1757 का जो युद्ध होता है 1757, बंगाल की जो कहानी होती है उससे पहले और उसके बाद हम दोनों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। ओके। सो बंगाल का जो फाउंडेशन होता है 1717 में होता है, जब फारूक सियार का रूल होता है भारत में, जो कि एक लेटर मुगल्स होते हैं। उसी दौर में जो है सो बंगाल मुगल एम्पायर से अलग होकर के इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मुगल एम्पायर एंड डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी independent ruler, okay, under the Murshid Quli Khan, okay, to be declared themselves as a semi-independent ruler, okay, and to be that was the Murshid Quli Khan, and his ruling period was 1717 से लेकर के 27 तक इनका रूलिंग पीरियड होता है। ठीक है। मुर्शिद कुली खान काफ़ी बहुत ही एबल रूलर होते हैं और उनके शासनकाल में बंगाल में काफ़ी प्रोग्रेस होता है। ठीक है। जैसे कि ट्रेड वगैरह काफ़ी प्रोस्परस करता है, क्योंकि उस टाइम जो यूरोपियंस ट्रेडर्स थे जैसे कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच वगैरह, वो लोग बंगाल में आ चुके थे। और चूँकि बंगाल के पास सी पोर्ट्स है जहाँ पे वो लोग आते थे और काफ़ी ट्रेड होता था, और ट्रेड के कारण जो प्रोस्पेरिटी थी बंगाल की काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है। तो उसके कारण एक वहाँ पे एक और चीज़ का डेवलपमेंट हो गया था, जो कि हमारे मर्चेंट बैंकर्स होते थे। मर्चेंट बैंकर्स मतलब कि ऐसे आज के टाइम में जैसे कि बैंक्स वगैरह से हम लोग लोन वगैरह लेते हैं, या बिजनेसमैन को किसी को पैसा चाहिए वहाँ से वो लोग लेते हैं, या किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो सारा चीज़ वहाँ से होता था। ठीक उसी तरीके से उस दौर में मर्चेंट बैंकर्स लोगों का काम होता था, जैसे कि चीज़ों को इंश्योरेंस देना, या कोई ट्रेड वाले गुड्स जा रहे हैं उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या किसी को पैसे वगैरह चाहिए वो देना। या उस टाइम में कैश कैरी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि रॉबरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते थे, डकैट्स वगैरह। तो मर्चेंट बैंकर्स के यहाँ कैश जमा करके आप वहाँ से एक तरह का लेटर ले सकते थे, जिसको हम लोग हुंडी कहते थे। ठीक है। डैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग उस दौर में हुंडी कहते थे। और हुंडी को ले करके ट्रेडर्स कैरी करते थे, और जहाँ उनको व्यापार करना होता था वो सामने वाले को दे करके, हुंडी दे करके वो अपना सामान ले लेते थे। और जो नेक्स्ट पर्सन होता था वो हुंडी जमा करके मर्चेंट बैंक्स के पास कैश कन्वर्ट कर लेता था, आफ्टर पेइंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाट एवर वाज एट द टाइम। ओके। तो डैट इज़ कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। उस दौर में मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था कि बंगाल में रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, चूँकि बंगाल काफ़ी बड़ा था उस दौर में, जैसे कि आज के वर्तमान में जो बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा और साथ में बांग्लादेश, ये सभी को मिला देंगे तो वो हमारा बिहार था उस टाइम। ठीक है। इतना बड़ा था हमारा बिहार। तो उसमें रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के लिए उसने क्या किया था कि 15 पावरफुल, मतलब 1727 के टाइम लगभग 15 पावरफुल ज़मींदार थे, जो मोर देन 50% रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। मतलब उसने क्या किया था कि जो पावरफुल ज़मींदार थे उसको पैट्रोनाइज करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड प्रोवाइड करके, ताकि लिमिटेड अमाउंट लोगों के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और पैसा टाइम पे कलेक्ट हो और जमा हो। बाकी जो 50% थे वो छोटे मोटे ज़मींदार कई हिस्सों में कलेक्ट किया करते थे, लेकिन ये स्टेट पैट्रोनेज के द्वारा पावरफुल ज़मींदारों को खड़ा किया गया, ताकि वो राजा के साथ बुरे वक्त में काम आ सके और रिवेन्यू कलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो। ठीक है। मर्चेंट बैंकर के बारे में हम लोग देख लिए। मर्चेंट बैंकर के साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो कि हमारे जगत सेठ फैमिली थे, जो उस टाइम में बहुत ही पावरफुल बैंक ये थे, मर्चेंट बैंकर्स थे। और उस टाइम में ऐसा कहा जाता है कि कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड में जो सबसे पैसे वाले इंसान वो जगत सेठ ही थे, हिस्टोरियंस के द्वारा। उनका जो एनुअल इनकम था उस दौर में 60 लाख था, और वो 1 लाख से नीचे का हुंडी कभी इशू भी नहीं करते थे। मतलब जो लोएस्ट प्राइस का हुंडी था वो उस टाइम में वो 1 लाख का इशू करते थे। और जो दरसानी हुंडी होता था दैट इज़ वो लगभग 1 करोड़ का होता था वो। ठीक है। और जो जगत सेठ फैमिली थे उसमें हीरानंद साहू, फिर उसके बाद आया मनिक चंद, उसके बाद फतेह चंद, और फतेह चंद के 2 बेटे थे, स्वरूप चंद और मेहताब चंद। ठीक है। ये सब हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। और हम लोग देख लें इसके अलावा क्या था कि बंगाल का जो प्रोस्पेरिटी के पीछे मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे, यूरोपियन पावर थे, वो बुलियन लेकर के आते थे, डैट इज़ गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, और उसके द्वारा वो चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, ट्रेड करते थे। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था वो हमेशा प्रॉस्परस था, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था हमेशा पॉजिटिव होता था। मतलब हमेशा गेन करते थे करेंसीज़ को, फॉरेन करेंसी को। इसलिए जो बंगाल का जो इकोनॉमिकल स्टेटस था और प्रॉस्पेरिटी थी काफ़ी ज़्यादा थी उस दौर में। ठीक है। और इसके अलावा जो भी ट्रेडर्स आते थे वहाँ पे व्यापार करने के लिए, जो भी यूरोपियन या फॉरेनर आते थे, वो नवाब को वहाँ पे पेशकश या नजराना देते थे, जो कि एक हमारा अलग सोर्स ऑफ इनकम होता था। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारे ये मुर्शिद कुली खान थे, उनके देश के बाद क्या हुआ था कि उसके बाद जो वहाँ पे नवाब बने वो शुजाउद्दीन थे और सरफराज थे। ठीक है।
उसके बाद आते हैं हमारे अली वर्दी खान, जिनका रूलिंग पीरियड होता है 1739 से लेकर के 56, ठीक है। और हम लोग अली वर्दी खान के बाद क्या होता है कि उनकी जो बेटी होती है घसीती बेगम, उनके डेथ के बाद वो क्लेम करती है थ्रोन को। और दूसरा होता है सिराजुद्दौला, जो कि उनके दूसरा ग्रैंडसन होता है, वो क्लेम करता है। और उसमें होता है क्या है कि जो जगत सिद्ध फैमिली रहती है उनका सपोर्ट मिलता है सिराजुद्दौला को, और वो नवाब बन जाता है अगला, ठीक है। लेकिन चूंकि सिराजुद्दौला काफ़ी यंग एज में नवाब बनता है, ही वॉज जस्ट वेरी यंग एज, एट यंग एज ही बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल। सो आफ्टर बिकमिंग द नवाब ही स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन एट हिज पर्सनल कैपेसिटी, इग्नोरिंग दोज ऑल हु हेल्प हिम टू बिकम द नवाब, ओके। जैसे कि जगत से चाहते थे कि जो ब्रिटिश वगैरह हैं वो वहाँ पे व्यापार करें, लेकिन उनको थोड़ा सा पैट्रोनेज मिले, नवाब के द्वारा कॉपरेशन मिले, क्योंकि वो मर्चेंट बैंकर्स को, जगत सेठ को भी उससे हेल्प मिलता था, प्रॉफिट होता था। लेकिन सिराजुद्दौला ने बोला कि नहीं नहीं, हम क्या करेंगे कि हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और जो फॉरेनर्स, जो भी ब्रिटिशर्स से, दोनों एक ही नोट पे ट्रेड करेंगे और दोनों को सेम टैरिफ देना पड़ेगा, दोनों को सेम रिवेन्यू देना पड़ेगा, ठीक है। इसको लेकर के एक नाराज़गी हो गई थी ब्रिटिशर्स में विथ रिस्पेक्ट टू सिराजुद्दौला एंड इवन विथ जगत सेठ ऑल्सो, ओके। दूसरा रीज़न क्या हो जाता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, जब वार ऑफ सक्सेशन शुरू होता है अली वर्दी खान के बाद, तो वार ऑफ सक्सेशन में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो घसीती बेगम को फेवर करते हैं, और उनका जो नेक्स्ट वंशज होता है, मतलब नेक्स्ट जो उनका चाइल्ड होता है कृष्णा दास, उसको वो रिफ्यूज़ भी देते हैं, उसको सेफ रखते हैं ताकि सिराजुद्दौला उसको मार ना सके, ठीक है। तो इसके कारण ये दूसरा रीज़न हो जाता है जो राइवलरी होता है सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो चीज़ ध्यान में रखना है वो ये क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि 1757 में ही वो क्या करते हैं कि उनका जो फोर्ट विलियम होता है, जो उनका वहाँ पे जो ट्रेड सेंटर होता है, उसको वो फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, और जो गन्स और एम्यूनेशन होते हैं वो फोर्ट वगैरह में लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो लेकर के सिराजुद्दौला में नाराज़गी हो जाती है। वो कहते हैं कि स्टॉप डूइंग दिस ऑल थिंग, यू आर अ ट्रेडर्स, कीप ऑन डूइंग द ट्रेड्स, व्हाई आर यू पुटिंग ऑल दिस आर्म्स एंड एम्यूनेशंस एट योर फोर्ट, ओके। दीवालों पे आप ये क्यों इसे कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो मना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो करना नहीं रोकते हैं। तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिसोबे हो जाता है एक नवाब के ऑर्डर का। तो इसको सही करने के लिए नवाब अपनी आर्मी लेकर के सिराजुद्दौला खुद जाते हैं, और जैसे ही वो फोर्ट के पास पहुंचते हैं तब क्या होता है कि जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं वो फोर्ट छोड़ करके भाग गए होते हैं, और वहाँ पे केवल फैमिलीज़ वगैरह, बच्चे वगैरह रहते हैं, ठीक है। और कुछ जो लो ग्रेड ऑफिसर वगैरह रहते हैं वो लोग रहते हैं। तो सिराजुद्दौला, ऐसा हिस्टोरियंस के द्वारा कहा जाता है कि जो नवाब्स के सिपोही रहते हैं, जो आर्मी रहती है, वो जो बचे खुचे लोग होते हैं उनको एक रूम में बंद कर देते हैं, और लगभग 146 ब्रिटिशर्स होते हैं। और जब अगले दिन रूम को खोला जाता है तो उसमें मात्र 26 लोग जिंदा मिलते हैं, बाकी सारे लोग मर गए होते हैं बिकॉज ऑफ सफोकेशन, ठीक है। और इस साइज ऑफ रूम जो होता है हमारा 18 गुने 14 गुने 10 फीट का होता है, और आप उम्मीद लगा सकते हैं क्या उसमें 146 पीपल अटेंगे या नहीं अटेंगे, और अटेंगे तो फिर 26 लोग कैसे बच जाएंगे, और क्यों इतने सारे लोग मर गए, अलग सारा एस्पेक्ट है हिस्ट्री का, हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। पर इसमें होता क्या है कि इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि ये जो लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हो जाता है, और चूँकि उसमें महिलाएं और बच्चे भी मारे जाते हैं, तो लोगों का जो सेंटिमेंट होता है वो ब्रिटिशर्स की तरफ चला जाता है, और जगत सेठ भी होते हैं सो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और वो ब्रिटिशर का फेवर करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच में 1757 में सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ट्रीटी होता है, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहते हैं 1757 में, जिसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स को प्रिविलेज मिला रहता है अली वर्दी खान के द्वारा उसको रिस्टोर कर दिया जाता है, और जो ब्लैक होल ट्रेजडी होता है उसको लेकर के ये कंपनसेशन भी सिराजुद्दौला देते हैं, ठीक है। एक चीज़ बताना मिस हो गया था, वो जो 146 पीपल को बंद किया जाता है रूम में, और 26 लोग अगले दिन बचते हैं, उस घटना को हम लोग ब्लैक होल ट्रेजडी कहते हैं, ठीक है। दैट इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजडी इन द हिस्ट्री, ओके।
even the memorial is built in the Bengal. Whenever you got to visit there, definitely you can see that memorial where the black hole tragedy is took place. Okay, so लेकिन इस घटना के बाद क्या होता है कि जब ये घटना बंगाल में घटता है और ये सिराजुद्दौला जाते हैं फोर्ट के पास, ये घटना बंगाल से मद्रास प्रेसिडेंसी को फॉरवर्ड किया जाता है। और जब ये मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है तो मद्रास प्रेसिडेंसी से जो ब्रिटिश सिपाही होती है वो मार्च करती है बंगाल की तरफ, ताकि लोगों को बचाया जा सके और सिराजुद्दौला को रिप्लाई दिया जा सके। ठीक है, तो वो जो आर्मी वहाँ से निकलती है वो उसको लीड करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर होता है उससे खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं, इस जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जिस तरह की घटना घटी है उसके लिए सिराजुद्दौला को बाकायदा सही रिप्लाई देना पड़ेगा, उसको सही जवाब देना पड़ेगा, है ना। और वो उससे खुश नहीं होते, उससे संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, उसके पहले भी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट क्लाइव वाज वेरी इंटेलिजेंट मैन, डिप्लोमैट्स। ओके, एंड ही वाज वेरी क्लेवर विथ हिज माइंड। सो वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट फाइट ना कर करके वो डिप्लोमेसी और कॉन्स्पिरेसी का यूज़ करते हैं। डिप्लोमेसी और कॉन्स्पिरेसी में क्या यूज़ करते हैं, वो जो वहाँ का जो मिलिट्री कमांडर होता है सिराजुद्दौला का, जिसका नाम होता है मीर जाफ़र, उसको वो मिला लेते हैं। ठीक है, और उसको लालच देते हैं कि इफ़ यू हेल्प मी टू एलिमिनेट द सिराजुद्दौला देन यू विल बिकम द नेक्स्ट नवाब। ओके, एंड फॉर दैट इवन मीर जाफ़र उनको पे भी करता है पैसा। ठीक है, जो कि 22.5 मिलियन ब्राइब होता है, घूस देता है वो ब्रिटिशर को इस घटना को अंजाम देने के लिए, ताकि वो मिलिट्री और इसमें वो ताकि वो सिराजुद्दौला को एलिमिनेट कर सके और अगला नवाब बन सके। और इसमें होता क्या है कि वो मिलिट्री कूप कर देता है। दोनों मिलिट्री कूप में क्या हो जाता है कि सिराजुद्दौला को वो लोग पकड़ लेते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो मिलिट्री कमांडर होता है उसका बेटा मीरान, वही क्या करता है कि सिराजुद्दौला को मार देता है। ठीक है, और इसमें उसके मरने के बाद क्या होता है, ये जो हमारे बीच जो फाइट होता है, ये बैटल ऑफ प्लासी 1757, जिसमें सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से फाइट करने, जो कि जो आर्मी आती है उससे फाइट होता है। और इसमें मीर जाफ़र क्या करते हैं, सैनिक की बहुत बड़ी टुकड़ी जो है सो युद्ध के मैदान से उसको अलग ही कर देता है वो। ठीक है, और बहुत छोटी सी टुकड़ी बचती है सिराजुद्दौला के पास। और जब ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में आमना सामना होता है प्लासी के मैदान में, तो वहाँ पे बहुत ही डिफरेंसेस होते हैं आर्मी के नंबर में, तो कोई फाइट नहीं होता। सिराजुद्दौला को बस वहीं पे घेर करके जो उनका मीर जाफ़र का बेटा रहता है वो उसको तलवार से मार देता है उनको। ठीक है, तो बिना कोई युद्ध हुए ही जो नवाब होते हैं उनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा विन होता है ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि वो किसी भी फर्स्ट टाइम किसी इतने बड़े पावरफुल नवाब को, इतने बड़े टेरिटरी को, राजा को उन्होंने निपटा दिया, है ना। और बिना किसी युद्ध के, बिना किसी उतने खर्च वगैरह किए हुए, बिना किसी ह्यूमन लॉस के, जो कि अपने आप में बहुत ही अप्रिसिएबल था उनके दृष्टिकोण से, क्योंकि दे हैव क्रिएटेड दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ देयर डिप्लोमेसी एज वेल एज देयर टेक्निक्स एंड ऑल दोज हिज इंटेलिजेंसी। ओके, सो आफ्टर दैट होता क्या है कि मीर जाफ़र को राजा बना दिया जाता है। ठीक है, और मीर जाफ़र राजा बनने के बाद ही क्या करते हैं कि वो 27,500 ठीक है पाउंड पे करते हैं ब्रिटिशर्स को एज ए वार इंडिमनिटी, क्योंकि ब्रिटिश कहते हैं भाई देख मेरा पैसा खर्च हो गया युद्ध में, है ना, और इतने सारे सैनिकों को सैलरी वगैरह देना है, चलो वार इंडिमनिटी। तो वार इंडिमनिटी क्या होता है, इतिहास में जब भी दो लोगों के बीच में युद्ध होता है तो जो लोग जीत जाते हैं वो अक्सर हारने वाले से वार इंडिमनिटी लेते हैं। मतलब तुम्हारे कारण मेरा पैसा खर्च हुआ है, तुम्हारे कारण मेरा लॉस हुआ है, तो यू विल हैव टू पे दैट वार इंडिमनिटी। दिस थिंग हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द वर्ल्ड इन द हिस्ट्री। ओके, इवन टुडे। उसके बाद 1757 से 60 तक मीर जाफ़र राजा रहते हैं। ठीक है, और मीर जाफ़र जो है सो राजा बनने के बाद वो क्या क्या करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, वो राजा बनने के बाद तो पहले 27,500 पाउंड वार इंडिमनिटी पे करते हैं, और राजा नवाब बनने से पहले 22.5 मिलियन ब्राइब देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और जो ज़मींदारी राइट्स होता है 24 परगना इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। ओके, जो बंगाल में है, 24 परगना का जो ज़मींदारी राइट्स होता है वो ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। ठीक है, तो हम पिछले लेक्चर में आपको बताए भी थे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही से जो हमारे पास जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, जो हमारे पास पहले पॉजिटिव था, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि जो हमें यूरोपियन से जो
आते रहते थे गोल्ड और सिल्वर, वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के जो कैश के रिक्वायरमेंट्स थे वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल से ही फुलफ़िल हो जाता है। जैसे कि जो मीर जाफ़र के द्वारा जो पैसा कैश वगैरह दिया गया, उसके बाद जो 24 परगना का जो ज़मींदारी राइट्स दिया गया उनको, उससे उनको जो रिवेन्यू कलेक्शन होता था उससे उनका सारा जो कैश का रिक्वायरमेंट होता था वो पूरा हो जाता था। तो बैटल ऑफ प्लासी से पहले क्या होता था कि जो हमारे कैश के रिक्वायरमेंट्स होते थे, जो हमारे पास वो फॉरेन से आते थे, जो फॉरेन से ट्रेडर्स, यूरोपियंस ट्रेडर्स फॉरेन से मंगवाते थे और ट्रेड करते थे, वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद लाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको यहीं से मिल जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा वेल्थ का जो हमारे पास जो कैश वगैरह फ़्लो कर रहे थे आउटसाइड से, जो आ रहे थे, जो हमें प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो आना बंद हो जाती है, और हमारे यहाँ से कैश का जो होता है वो फ़्लो आउटसाइड की तरफ हो जाता है, क्योंकि यूरोपियंस की तरफ हो जाता है, क्योंकि वो पैसा न केवल भारत में उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था, बल्कि जो उनके इम्पेरियलिस्ट मिशन थे, जो कि चाइना और बाकी विदेशों में, फॉरेन कंट्री में जो उनके इम्पेरियलिस्ट मिशन थे, उनको भी फुलफ़िल करता था। हमारे पास उनको इतना यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट हो जाता था, और साथ में जो ऑफिशियल्स होते थे, जो सिपाही होते थे, जो उनके ब्रिटिशर होते थे, उनकी सैलरी भी यहीं के रिवेन्यू से फुलफ़िल हो जाती थी। इसके कारण क्या होता है कि 1757 के बाद से ही हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो जाता है। मतलब कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ जो होता है हमारे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो हमारे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जिस बुक में ये चर्चा की गई है, वो यही कॉन्सेप्ट होता है कि 1757 से पहले जो हमारे पास जो बुलियन का इनकम था, जो इनफ्लो था, वो अब क्या होता है कि 1757 के युद्ध के बाद आउटफ्लो हो जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमारे यहाँ से जो हमारा वेल्थ होता है वो फॉरेन कंट्री की तरफ मूव करने लगता है, ये 1757 के बाद। और बक्सर के बाद तो कम्प्लीटली शुरू हो जाता है, मतलब शुरू तो 57 के बाद ही हो जाता है, और बक्सर के बाद ऑफिशियली शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके पास जो रिवेन्यू का जो सोर्स होता है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, जो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। अब होता क्या है कि जो मीर जाफ़र होते हैं उनको 3 साल में ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं, ये ब्रिटिशर मेरे साथ काफ़ी ज़्यादती कर रहे हैं। एक तो इनको पैसा इतना देना पड़ रहा है, और दूसरा हम कोई भी डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, है ना, हम नवाब नाम मात्र के रह गए हैं। तो वो करता कुछ, वो चाहते हैं कि वो अपने पावर को रीगेन कर सकें। इसके लिए वो क्या करते हैं कि मीर जाफ़र डच की हेल्प लेने की कोशिश करता है, और ये बात ब्रिटिश को पता चल जाता है। तो वो डच के साथ वो ब्रिटिश का फाइट होता है, डैट इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ बेदारा, जो हुगली में होता है, 1759 में होता है, जिसमें ब्रिटिशर जो होते हैं वो डच को बुरी तरीके से हरा देते हैं। और चूँकि ये मीर जाफ़र का ये अनसक्सेसफुल ट्राई होता है, और फिर तो इसके बाद इसको नवाब बनाने का कोई सेंस नहीं रहता है, तो ब्रिटिशर कहते हैं ठीक है भैया, आप चलिए यहाँ से निपटिए। और मीर जाफ़र का दामाद होता है मीर कासिम, उसको नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, और मीर जाफ़र को हटा दिया जाता है। ठीक है, और मीर कासिम जैसे ही नवाब बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि 3 और ज़मींदारी राइट्स, पहले मीर जाफ़र ने 24 परगना का ज़मींदारी राइट्स दिया था, और मीर कासिम जो है सो बुर्दवाना, मिदनापुर और चित्तगोंग, ये 3 और जगहों का ज़मींदारी राइट्स ब्रिटिश को दे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो क्या करते हैं 29 लाख ब्राइव घूस भी देते हैं ऑफिशियल्स को, ताकि वो, चूँकि उनका भी सपना होता है नवाब बनने का, तो वो पहले ही उसको दे देते हैं कि भाई चलो इसको निपटाओ, और निपटाते तो नहीं है, मतलब हटा देते हैं और इसको जो है सो बना देते हैं। ठीक है, तो एक तो और 3 और ज़मींदारी राइट्स मिल गया, और 29 लाख रुपये कैश आ गया इनके पास। ठीक है, लेकिन मीर कासिम मीर जाफ़र से और ज़्यादा तेज़ होते हैं। ठीक है, मीर कासिम जैसे ही राजा बनते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम डिसीजन खुद लेंगे, और ये चाहते हैं कि जो वहाँ के लोकल ट्रेडर्स हैं, या जो उनके लोग हैं, जो लोकल्स लोग हैं, जो बंगालीज़ हैं, उनके फेवर में कुछ डिसीजन ले, ताकि उनको नवाब होने का और उनको भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहली बात कहते हैं कि देखो भाई, अगर हम बंगाल में ही रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमको यहाँ से रूल करना। तो वो ब्रिटिशर्स के नज़र से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मतलब बिहार में जो मुंगेर है वहाँ शिफ्ट करते हैं, ताकि वो ब्रिटिशर्स से थोड़ी नज़र से दूर जा सके और कुछ अपने आप को और ताकतवर बना सके, अपने आर्मी के ऊपर वर्क कर सके। ठीक है, और इसके अलावा वो दूसरा काम क्या करते हैं कि जो इनलैंड ड्यूटीज़ होता है, वो जो ट्रेड करने का जो इनलैंड ड्यूटीज़ होता है, वो मर्चेंट्स के और जो इंडियन होते थे मर्चेंट, उनको इक्वल फुटिंग में लाने के लिए सेम कर देते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि मीर कासिम और इंग्लिश के ब्रिटिश के बीच में युद्ध हो जाता है, और इसमें मीर कासिम बुरी तरीके से हार जाते हैं, और फिर मीर कासिम छोड़ करके
अवध भाग जाते हैं, ठीक है। अवध में जो वहाँ के नवाब होते हैं उसके पास चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1763 में मीर कासिम को भी नवाब से हटा दिया जाता है और दोबारा से मीर जाफ़र को री इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है। और चूँकि ये मीर कासिम चले जाते हैं तो मीर कासिम कहते हैं नहीं नहीं ऐसे काम तो नहीं चलेगा। वो बाकी राजाओं की मदद लेते हैं, जैसे कि अवध के नवाब, ठीक है, सुजाउद्दौला, और उसके बाद मुग़ल एम्पायर शाह आलम सेकेंड, इन लोगों से ये हाथ मिलाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध करें, है ना, जो कि हम लोगों का बैटल ऑफ बक्सर है। हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ऑलरेडी वीडियोस 20 मिनट से एबव का हो चुका है। एंड यू कैन चेक दिस ऑल इन दिस लिस्ट। आई हैव मेड सम नोट्स फॉर यू, यू कैन check here. You can see the drain of wealth is mentioned here. Okay, drain of wealth is there. Corruption and misuse of power by the company official increase. Okay, दीवानी राइट्स, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बैटल ऑफ बक्सर में आता है हमारा दीवानी राइट्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रेन ऑफ वेल्थ का दे रखा है थ्योरी, ठीक है, जो हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। Thank you for listening. I am trying to end this video because it's already reached to the 21 minutes and it will not try to continue further. Thanks for listening. Bye.